वेलकम बैक गाइस। तो मेरे को बताते हुए खुशी हो रही है कि 62 स्टूडेंट्स हमारे साथ फिलहाल तक जुड़ चुके हैं और भी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके। 300 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं अभी तक मेरी जो क्लासेस हैं उनके ऊपर। तो बड़ा खुश हूँ मैं, और उसी खुशी के चलते जो है हमारा अगला टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। हमने अब तक जो है जो इंट्रोडक्शन थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़े, स्कोप पढ़े, उनका प्रोसेस क्या था सेटअप करने का। उसके बाद जो है हमारी यूनिट 2 में हम IFRS को पढ़ने की जो है हमने कोशिश की, उसके उसका भी जो ऑब्जेक्टिव थे, स्कोप थे, इंपॉर्टेंस थे और प्रोसेस थे, उनको सेटअप करने का क्या क्या है। हमने कुछ जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि कितनी कंट्रीज में उनको पार्शली जो है अडॉप्ट किया है और कितनी कंट्रीज ने उनको फुली अडॉप्ट कर लिया है। तो इस तरह की चीजें जो है हमने अपने अब तक के लेक्चर्स में पढ़ी थी। तो आगे आज हम स्टार्ट करेंगे अपने IASE के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि आज हमारी जो यूनिट 2 है वो खत्म हो जाए, और जो यूनिट 2 का हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हार्मोनाइजेशन भी कहते हैं, तो वो भी हम आज जो है अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो IASC और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB, ये दो क्या हैं इनके बारे में जरा पढ़ते हैं। IASE was incorporated in Delaware State, US on March 2001 as a non-profit organization. It is parent corporation of IASB। तो जो हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसकी एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो मेन हैंडलर है उसका वो है हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। IASB was founded on 1 April 2001। तो मार्च 2001 में जो है IASE को और बनाया इनकॉर्पोरेट किया गया था, और उसके अगले ही महीने अप्रैल 2001 में जो है IASB को इनकॉर्पोरेट किया गया था लंदन UK में। तो जो है हमारी रिकमेंडेशन ऑन शेपिंग ऑफ IASE फॉर द फ्यूचर की एक रिपोर्ट थी, जिसकी रिकमेंडेशन के ऊपर हमारा जो IASB है, IFRS फाउंडेशन है, उनको इनकॉर्पोरेट किया गया था। इट वाज फॉर्मली नोन एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS। It develops the IFRS and also promotes their uses and application. IASB has 13 full-time members having one vote each, and they were to be selected on the basis of experience and knowledge of standard setting and academic work। तो इनके 13 लोग की जो है वो एक फुल टाइम मेंबर्स की टीम है, जो अपने फील्ड के जो इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इस से रिलेटेड जो एकेडमिक वर्क था उनमें एक्सपीरियंस था और काफी टाइम से वो इस फील्ड के साथ जुड़े थे। तो वो 13 जो ऐसे मेंबर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब वो इसके फुल टाइम मेंबर्स बने। तो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे रोल ऑफ IASB, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का रोल क्या है, वो करता क्या है, उसका जो कार्य प्रणाली है वो क्या है। द IASB इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टेक्निकल मैटर्स ऑफ IFRS फाउंडेशन। तो IFRS फाउंडेशन का जो भी टेक्निकल मैटर है, जो भी अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड सेटिंग हो गया, अपार्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव अगर मैं बात करूं, मैनेजरियल जो पार्ट है वो है IASB का, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो IASB की है। The following are the responsibilities of IASB: to develop and publish the technical agenda carefully after consulting with standard setting bodies according to the requirement of trustees; to enforce the IFRS with interpretation and exposure drafts; to approve the interpretations developed via IFRS interpretation committee। तो ये जो तीन हैं इसके प्राइमरी रोल्स हैं IASB के। तो ये आप एक बार इनको अपनी तरफ से भी रीड कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IASB, अब देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका जो वो है, क्या नाम है अपना IASB का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या है, वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। टू डेवलप ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स विच आर ट्रांसपेरेंट एंड कंपेरेबल। फिर से वही ट्रांसपेरेंट एंड कंपेरेबल ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाना जिनकी वजह से जो हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, जो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, उनको ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, कंपेयर किया जा सके। टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंपेरेबिलिटी अमंग वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, टू गाइड एंड हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो वही चीजें हैं, बार बार दोहराई जा रही हैं। उसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड FASB। FASB एस्टैब्लिश्ड एज एन ऑटोनोमस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन 1973। ये बहुत पुरानी है, ये हमारे IASB से थोड़ी पुरानी है। एट नॉरवॉक, कनेक्टिकट। It is a private sector institution established to set up international financial accounting and reporting standards for all public and private sector organization, as well as for non-profit organization that previously using the GAAP। जो पहले GAAP यूज कर रहे थे उन organizations के लिए ये अब जो है IFRS जो है FASB डेवलप करने का जो है काम मिला था इसको। FASB is an accounting standard setting body recognized by Securities and Exchange Commission, State Board of Accountancy and American Institute of CPAs, that follows a transparent and comprehensive practice to develop, issue and promote the financial accounting standards। तो ये इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, ट्रांसपेरेंट, कंप्रीहेंसिव जो है ये इस हिसाब से अपने स्टैंडर्ड्स को है डेवलप करती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिलायबल इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट पार्टीज एंड इन्वेस्टर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। FASB is supported by Financial Accounting Foundation, which was also set up as an independent non-profit organization in 1972, उसी जगह पर जहां पर FASB इनकॉर्पोरेट की गई थी। उसके बाद आते हैं FASB एंड GASB, यानी कि गवर्नमेंटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कंट्रीब्यूट टू
सेट ऑफ द हाई क्वालिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये दोनों मिलकर जो है हमारे जो हाई क्वालिटी इंटरनेशनल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो जो है एस्टैब्लिश करते हैं। FAF is responsible for promoting and supervision of autonomous and effective method of standard setting. All bodies are responsible for educating and providing useful information to different users and investors. तो ये information जो है उनकी education का काम करते हैं। They are also responsible for implementing the accounting and reporting standards. उसके बाद इनकी प्रोनाउंसमेंट्स आ जाती हैं। FASB प्रोनाउंसमेंट डिफाइंड एज रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो वो रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं जो है वो FASB प्रोनाउंसमेंट के अंदर मेंशन की गई हैं। इट्स प्रोनाउंसमेंट्स आर कंपोनेंट ऑफ द अकाउंटिंग फ्रेमवर्क व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इट्स प्रोनाउंसमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग: स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, FASB इंटरप्रिटेशंस, टेक्निकल बुलेटिन्स एंड स्टाफ पोजीशंस। ये 5 चीजें हैं जो हमारे FASB की प्रोनाउंसमेंट का पार्ट है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी SFAS, इसके बारे में जो है यहाँ पर जो है डिस्कशन की गई है। आइए एक बार इस पे गौर करते हैं। A statement of financial accounting standard provides guidelines to deal with a particular accounting issue. SFAS are issued by FASB, which is the prime financial and accounting standard setting body in US for GAAP. तो FASB जो है वो एक प्राइम फाइनेंशियल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है US में GAAP के लिए। तो ये जो है आप इनको एक बार रीडिंग करेंगे तो आपको थोड़ा सा जो है पता चल जाएगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अगर अपना जो है क्लैरिटी करना चाहेंगे तो आप एक बार इनकी जो है ऊपर से रीडिंग जरूर ले सकते हैं। उसके बाद जो अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है हार्मोनाइजेशन इन अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो मैंने आपको स्टार्टिंग इनिशियल की जो मेरी ASFR की वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी कि जब तक आप अकाउंट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप रिपोर्ट क्या करेंगे, आप रिपोर्ट अकाउंट्स को ही करेंगे ना अपने। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये हैंड इन हैंड काम करती हैं। अगर आपके अकाउंट्स हैं तो आप उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर आपकी रिपोर्टिंग है तो आपके अकाउंट्स जो है वो वेल मेंटेन्ड है, बैलेंस्ड है और ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि रिपोर्टिंग से क्या होता है, देखिए रिपोर्टिंग से जो है ना आपको एक कंटिन्यूअस फीडबैक मिल सकता है, रिव्यू मिल सकता है। तो वो चीजें जो है आपको अपनी जो रिपोर्टिंग है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको जो है बेटर बनाने में हेल्प करता है। अगर आपको फीडबैक मिल रहा है, जैसे आप अगर मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे वीडियोस का फीडबैक देंगे तो उससे मुझे जो है अपना जो कंटेंट है वो बेहतर बनाने में या जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाने में मुझे मदद होगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे हैं और अगर आपको कोई कमी भी लगती है कहीं पे या आप कोई टॉपिक है पर्टिकुलरली जिसको डिस्कस करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर जरूर जो है गौर करूंगा और कोशिश करूंगा उस पर जल्दी से जल्दी जो है आपका जो है वीडियो लाऊं या जो भी आपकी जो फीडबैक है उसके ऊपर मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूँ। तो वही चीज यहाँ पे भी आती है कि अकाउंटिंग जो है वो रिपोर्टिंग है, उनके अंदर हार्मनी होनी चाहिए। जो आप चीज बुक्स में मेंटेन कर रहे हैं वही चीज आप रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर स्टैंड कर सके। तो आइए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। हार्मोनाइजेशन इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द लिमिट्स टू डिग्री ऑफ वेरिएशन टू मेक द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मोर कंपैटिबल एंड रेलेवेंट। बिल्कुल सही बात है। एक ऐसी डिग्री जो है, एक लिमिट्स लगा देना कि वेरिएशंस के ऊपर, अकाउंटिंग पे नहीं, कि जो बदलाव हैं, जो चेंजेस हैं, जो फर्क दिखाई दे रहे हैं, जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, वेरिएशंस जो हैं, वेरिएंसेस जो हैं, उनके ऊपर लिमिट लगा देना, जिसको मार्जिन ऑफ एरर भी कह सकते हैं हम। उनके ऊपर लिमिट लगा देना कि भाई जो मेरा जो टोटल जो ट्रू एंड फेयर पिक्चर है उसके अंदर अगर 0.5 या 1% का ऊपर नीचे हो सकता है तो वो मार्जिन ऑफ एरर, वो लिमिट सेट कर देना, वो हमारा जो है हार्मोनाइजेशन हो सकता है। कि अगर मान लो मेरा जो बुक्स हैं वो 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट शो कर रहे हैं और मैं जो रिपोर्ट है राउंड ऑफ करके वो 1,00,000 रुपए का कर रहा हूं, तो वो एक लिमिट मैंने जो है सेट करी गई है कि भाई इतना जो है मैं राउंड ऑफ कर दूंगा तो इससे ज्यादा मेरे जो सब्सटेंशियल फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। तो उस तरह की चीजें जो है वो हार्मोनाइजेशन का ही पार्ट बन जाती है। हार्मोनाइजेशन इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द लिमिट टू डिग्री ऑफ वेरिएशन टू मेक अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मोर कंपैटिबल एंड रेलेवेंट। In simple word, it refers to adoption of a set of uniform practices in accounting system by establishing boundaries so that information can be done with ease। तो ये हमारा जो है ओवरऑल जो इसका जो काम है वो हमारी ईज ऑफ कन्वीनियंस जो है, कन्वीनियंस बढ़ाने का है ताकि चीजें ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो सके, कम टाइम में जो है ज्यादा आउटपुट निकाली जा सके हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो हमारे को पढ़ने की जरूरत है कि नीड क्या थी हार्मोनाइजेशन की। नेसेसिटी ऑफ हार्मोनाइजेशन इज एज फॉलोज। हार्मोनाइजेशन ब्रिंग्स एक्सीलेंसीज इन रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए जो चीज आप बुक्स में मेंटेन कर रहे हैं वही चीज अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये एक एक्सीलेंट जो है एक फीचर है, एक ब्रिलियंस
का आपका जो है वो दर्शाती है कि देखिए ये कितनी जो है ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो है ये प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हार्मोनाइजेशन के वजह से ही मुमकिन है। हार्मोनाइजेशन मेक्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मोर रिलायबल। जी बिल्कुल ठीक बात है। रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, रेलिवेंस, ये सारी जो टर्म्स हैं आपस में यहाँ पर जो है इंटर रिलेटेडली यूज किए गए हैं। तो आप इनको जरा सा जो है अपनी कॉमन सेंस से भी अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप एग्जाम में बहुत आसानी से इसको जो है बहुत डिटेल जो है, अगर 16 नंबर का भी ये क्वेश्चन आता है आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। हार्मोनाइजेशन हेल्प्स इन टाइमली एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस एंड देयरबाय आल्सो हेल्प्स इन फाइंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी सिचुएटेड इन डिफरेंट कंट्रीज। बिल्कुल सही बात है। जो है जो परफॉर्मेंस है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की वो जो है इससे सिग्निफिकेंटली इंप्रूव भी हो सकती है और उनको आप रिलायबली जो है उससे जो है अपने इन्फ्रेंसेस भी निकाल सकते हैं, उससे कंक्लूजन्स भी निकाल सकते हैं। आप उनसे जो है अपनी जो रिसर्च है अगर आप कोई कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टर तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। कंपैरिजन एट डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल बिकम्स ईजियर। जी बिल्कुल सही बात है। एक डोमेस्टिक कंपनी है वो भी अपने जो रिपोर्टिंग जो है वो उसी ढंग से कर रही है जिस तरह कोई इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है वो कर रही है, तो उसको जो कंपेयर करना है वो काफी आसान हो जाता है। इट मे हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि देखिए वो एक बहुत छोटा जो है, मैं अगर छोटे स्कोप की बात करूं तो वो एक एग्जांपल है जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। जब मान लीजिए किसी फॉरेन जो है इन्वेस्टर है, अमेरिका में बैठा कोई व्यक्ति है जिसको हमारी किसी डोमेस्टिक कंपनी है या इंडियन कंपनी है जैसे रिलायंस है उसके अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो जब तक जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको समझ ही नहीं पाएगा वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। तो जो ये हार्मोनाइजेशन है हमारे रिपोर्टिंग की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो इन दोनों चीज़ों को जब एक पैरेलली देखा जाएगा तो उसको उसको जो है अंडरस्टैंड करना आसान है। और जब फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इस तरह से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो उनके अंदर जो है बल्क इन्वेस्टमेंट्स भी चांसेस के हैं कि वो पॉसिबल है और होती भी है। और सिमिलरली ऐसा ही अगर मेरे को किसी अमेरिकन कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो जब तक मुझे उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ नहीं आएंगी मैं उनमें इन्वेस्ट नहीं करना पसंद करूँगा। हार्मोनाइजेशन एंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर रिलायबल ड्यू टू यूनिफिकेशन। फिर से वही टर्म रिलायबल। तो नो प्रॉफिट और नो लॉस एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड एट इंटरनेशनल लेवल व्हेन अ सेट ऑफ सिमिलर स्टैंडर्ड्स आर अडॉप्टेड बाय कंट्रीज। तो इसका कहने का जो मतलब है वो ये है, जब आप यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस जो मॉनेटरी टर्म्स में की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे एक जो साइकोलॉजिकल मीनिंग है वो जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी कंपनी के अंदर जो है एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा इसके अंदर कि कोई कंपनी मेरे अकाउंट सुपीरियर है तुम्हारे अकाउंट्स जो है वो वीक है या इस तरह है। तो वो जब ग्राउंड लेवल पे बात की जाएगी कि भाई रिपोर्टिंग तो सबकी एक जैसी ही हो रही है, सबकी बैलेंस शीट से एक ही जैसी दिखती है, फिगर्स में चाहे कितना भी फर्क क्यों ना हो, बट जो फॉर्मेट है मेंटेनेंस का उनका वो सब एक जैसा है। तो फिर जो एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो छोटी कंपनीज बड़ी कंपनी सब एक दूसरे से कंपेयर जो है इक्वली कंपेरेबल हो जाती है। तो वहां पे जो है एक डिस्पैरिटी जो है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे नो प्रॉफिट एंड लॉस एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ डिस्पैरिटी से है कि वो डिस्पैरिटी जो है बड़ी फर्म्स की बड़ी बैलेंस शीट्स की वो खत्म हो जाती है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिफरेंसेस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मेथड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो डिफरेंसेस हैं, वेरिएशंस हैं, डिग्रीज हमने सेट कर दी हैं वेरिएशंस की, तो जो डिफरेंसेस हैं वो अपने आप कम हो जाएंगे। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द एक्सेस टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैटर्स। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैटर्स हैं, देखिए वही बात होगी ना, मैं अमेरिका की जो बुक्स हैं वो अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ क्योंकि उनका जो फॉर्मेट है वो एक्जैक्टली वैसा ही है जैसा किसी भी इंडियन कंपनी का होगा। तो वो चीज़ें हैं, तो एक्सेस मिल रहा है मुझे उनसे, अंडरस्टैंडिंग का, कन्वीनियंस का, उस तरह की जो चीज़ें हैं। उसके बाद आते हैं फैक्टर्स लीडिंग टू हार्मोनाइजेशन। क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो हार्मोनाइजेशन की तरफ हमें जो है आगे ले जाते हैं, वो पढ़ते हैं। टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन अकाउंटिंग दैट लीड्स टू हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मेजर रीजंस टू ब्रिंग हार्मोनाइजेशन आर एज फॉलो। देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके अंदर भी बार बार आए हुए हैं, तो इसलिए मैं इसमें जो है थोड़ा आपसे भी आशा करता हूँ कि आप इसको बार बार कम से कम 2-3 बार जो है रीडिंग लेंगे। शब्दों का जो है वो ज्यादा टेक्निकलिटी यूज की नहीं गई है। रिलायबल, कन्वीनियंस, कंपेरेबल, ये कुछ चीजें हैं जो बार बार यूज की जा रही हैं। तो आप अगर इनको 2-3 बार अगर अपने एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे तो आप जो अपना जो प्रेजेंटेशन है एग्जाम की वो बेटर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए जितने आप सोफिस्टिकेटेड शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे उतने ही आपके जो है चांसेस है मार्क्स जो है बेटर आ सकते हैं। कंपेरेबिलिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफर इन ईच कंट्री। बिल्कुल सही बात है। ये बात फिर से वही आ गई कंपेरेबिलिटी की, भाई हर कंट्री का जो है, हर नेशन का जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, उनके मार्केट को ध्यान में रखते हैं, उनके फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है, उनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन बावजूद इसके जो हमारे रिपोर्टिंग्स हैं, जो हमारी वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का ढंग है, वो एक जैसा होने की वजह से जो है उनको कंपेयर करना आसान हो जाता है।
इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज, हार्मोनाइजेशन से फिर से वही बात हो गई, मैं किसी कंट्री में अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई दूसरी कंट्री मेरी कंट्री की फर्म्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि जो है हमारी रिपोर्टिंग्स जो हैं और जो हमारी फाइनेंशियल बुक्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो अंडरस्टैंडेबल हो चुकी हैं। इन्वेस्टर्स का जो मन में डर था कि भाई लैक ऑफ नॉलेज का जो डर होता है वो जो है अब खत्म हो चुका है। तो इंटीग्रेशन हो रही है मेरी किसी फॉरेन कंट्री के साथ, किसी फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर की जो है मेरी कंट्री के साथ, तो वो चीज़ें भी हैं इसके अंदर आती है। इमरजेंस ऑफ एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, बिल्कुल सही बात है। देखिए जो एक कंपनी थी जो अमेरिका में ऑपरेट करती थी अमेरिका के स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसके बाद जब जो आईएफआरएस है वो एप्लीकेबल हो गए, तो उसका जो है वो एक्सपोजर जो है वो बढ़ गया। अब क्योंकि हर जगह एक ही जैसे स्टैंडर्ड यूज होते हैं, तो वो कंपनी अब कहीं पे भी पूरे ग्लोब में ऑपरेट कर सकती है। तो इससे जो है जो एमएनसी सेक्टर था वो काफी बूम हो गया। वो चीजें हैं। इंटीग्रेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मार्केट एट ग्लोबल लेवल, तो वही बात है फिर से डिफरेंट, जब इकोनॉमीज ही आपस में इंटीग्रेट हो रही हैं तो इकोनॉमी के जो मार्केट्स हैं वो तो आपस में कॉर्पोरेट होंगे ही होंगे, तो वो चीजें हैं। हार्मोनाइजेशन इन अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, वही बात आ गई कि जब तक आप जो है किसी चीज को पढ़ रहे हैं और आप अपने सराउंडिंग के बारे में नहीं पढ़ रहे, तो वो नॉलेज इनकम्प्लीट रह जाती है। तो अब फिर से हम हार्मोनाइजेशन का हमने पढ़ चुका है, हमने ग्लोबल लेवल पर बात कर लिया, बात करते हैं कि इंडियन जो है ग्राउंड लेवल पर हार्मोनाइजेशन किस हद तक काम कर रहा है। Since the previous decades of 20th century, there is considerable economic development in several Asian regions together with India. इंडिया के साथ साथ एशियन रीजन्स जो हैं उनकी जो है डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है। विद द चेंज इन कंपनीज एक्ट 2013 जो जीओआई है, चेंज इट्स पॉलिसीज ऑन हिस्टोरिकल अकाउंटिंग सिस्टम आफ्टर 1991, जो एलपीजी पॉलिसीज भी आई थी उसके बाद से भी जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और जो अकाउंटिंग करने के जो तरीके हैं वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गए हैं। देखिए जब बाहर से कोई चीज़ें हमारे देश में आती है ना, तो वो सिर्फ अपने साथ पैसा या उस तरह की चीज़ें नहीं लाती, वो अपने साथ एक्सेस लेके आती हैं मल्टीपल चीज़ों का, जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एक्सेस हो गया, पैसा तो होता ही है अपने आप में, तो इस तरह की जो नॉलेज है, टेक्निकल नो हाउ है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी साथ में आती हैं। क्योंकि देखिए जब मान लीजिए कोई कंपनी है, एप्पल है, हमारे देश में जो है वो अपने ऑपरेशंस करना चाहती है, सेल करना चाहती है, अपना मार्केट बनाना चाहती है, तो वो सिर्फ यहाँ पर जो है बातें नहीं बेचती है, वो अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। और जब वो प्रोडक्ट्स बेचती है, वो प्रोडक्ट जो कमर्शियली अवेलेबल है वो लोगों के हाथ में आते हैं, तो लोगों का जो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल लेवल है, अंडरस्टैंडिंग है, नो हाउ है, वो इंप्रूव होता है। आप लोगों के हाथ में जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस चीज़ें देंगे, वो उतना ही उनको समझने के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ाएंगे अपनी, और वो उनको समझेंगे, तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो मेंटल जो लेवल है लोगों का, वो भी बढ़ जाता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो फॉरेन जो है एक्सेस से हमें प्राप्त होती हैं, तो वो चीजें हैं। तो वो एलपीजी पॉलिसीज हो गई इस तरह की, और जो है फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज हो गई, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीज पॉलिसीज हैं, तो इन उन चीज़ों से ये चीज़ें जो हैं हमारे को हासिल होती हैं। अकाउंटिंग मेथड एंड सिस्टम्स, अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव, स्टेक होल्डर व्यूज, प्रिसीशन, हिस्टोरिकल अकाउंटिंग, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बोरोइंग, कैपिटलाइजेशन ऑफ एसेट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स। नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो जो फाइनल जिस वैल्यू पर आप अपने एसेट को रियलाइज कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, यानी कि उसको अगर मान लीजिए ये एक एसेट है और इसको अगर मैं मार्केट में बेचना चाहूँ, तो जो मुझको मार्केट से इसको इसकी मॉनेटरी वैल्यू वापस मिलेगी वो मेरी इसकी रियलाइजेबल वैल्यू हो जाएगी, वो चीज़ें हैं। गुडविल हो गया, गवर्नमेंट अकाउंटिंग होगी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ अक्रूवल बेसिस, तो ये चीज़ें जो है 1991 के बाद जो है इंप्लीमेंट करनी स्टार्ट करी गई धीरे धीरे, और अब जो है आज की अगर मैं बात करूं तो ये चीज़ें बहुत जो है डेवलप हो चुकी हैं, इनफैक्ट इतनी डेवलप हो चुकी हैं, और कोविड जो है उसकी वजह से जो नीड थी क्लाउड कंप्यूटिंग की, क्लाउड अकाउंटिंग की, इन चीज़ों की जो नीड थी वो भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप देखेंगे कि जो जैसे जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, डिलॉयट है, पीडब्ल्यूसीज हैं, ये मोस्टली जो है अब जो है क्लाउड अकाउंटिंग की तरफ अपना जो है इंटरेस्ट जो है रुख जो है वो मोड़ चुकी है। कहने का मतलब ये है कि अब जो अकाउंटेंसी है, जो पहले बुक से की जाती थी, जो पहले वहाँ पर फिजिकली बैठ के वेरीफाई की जाती थी, एक एक एंट्री जो है पोस्ट करनी पड़ती थी, ऑफिस में बैठ के वाउचर्स जो है टैली करने पड़ते थे, वो अब जो है वो क्लाउड के जरिए मुमकिन किया जा रहा है। कोविड के टाइम के दौरान ये जो ज़रूरतें थी महसूस हुई, चैलेंज खड़ा हो गया कि भाई कोविड में ऑफिस नहीं जा सकते हैं तो क्या कर रहे हैं, काम तो नहीं रोक सकते ऐसे, तो जैसे जैसे चैलेंजेस बढ़ते गए, ज़रूरतें बढ़ती गई, तो उसके सॉल्यूशंस भी हैं जो वो आते रहे। तो आज जो है हम काफ़ी ज़्यादा अपने फाइनेंशियल सेक्टर में उस तरह से टेक्नोलॉजिकली जो है एडवांसमेंट कर रहे हैं। the various aspect which need equalization globally, advantage of harmonization, international comparison, फिर से वही चीज़ें बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, कंपैरिजन, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, तो अब इसको बार बार पढ़ने का भी कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन एग्जाम टाइम से पहले मैं ज़रूर कहूँगा कि आप एक दो बार इसकी जो है रीडिंग ले जाएं, ताकि आपको एग्जाम में जो पॉइंट्स हैं ये ज़रूर याद रहें, और कोशिश कीजिएगा जो एग्जाम का जो आपका लिखने का तरीका है वो एग्जैक्टली इसी तरह हो, आपकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी एग्जाम्स में आपके मार्क्स जो है उतने ही अच्छे आएंगे।
बेनिफिट टू डेवलपिंग कंट्रीज, बिल्कुल सही बात है। देखिए डेवलपिंग कंट्रीज को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? पैसे की। पैसा कैसे आता है? एफडीआई के द्वारा आता है। हम अपने देश में उतना पैसा नहीं लगाते जितना बाहर से हमारे देश में पैसा आता है। अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड जैसे शब्द सुने हैं तो आपको पता चलेगा कि बाहर से कितना पैसा आ रहा है, बाहर कितना पैसा जा रहा है। तो आप देखेंगे कि जो बाहर से पैसा आ रहा है वो बाहर भेजे जाने वाले पैसे से कई गुना ज्यादा होता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो एक बहुत गोल्डन चांस था कि भाई जब हमारी बुक्स जो है, अमेरिका में कोई लोग बैठा आदमी, इन्वेस्टर जो है वो समझ सकता है, तो वो हमारे जो डोमेस्टिक कॉरपोरेशन है उनके अंदर इन्वेस्ट करेगा तो हमारे पास पैसा आएगा, फोरेक्स आएगा, तो जो हमारी इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक वर्थ है जो हमारी, वो इंप्रूव हो जाएगी। तो वो चीज़ें हैं। by adopting already existing accounting standard of other nations, the developing country may benefit in cost and टाइम। बिल्कुल सही बात है, कॉस्ट और टाइम भी बच जाएगा, खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिस पे बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर हम बचा सकते हैं तो वो जो पैसा है और वो जो टाइम है वो हम अपनी फर्म की जो है ओवरऑल प्रोग्रेस या फाइनेंशियल ग्रोथ के अंदर लगा सकते हैं। तो वो प्रोडक्टिव जो है, वो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जो है हमारी बढ़ जाती है। दे वुड स्पेंड if they develop their own accounting standard due to lack of specialization। हम हमारे पास स्पेशलाइजेशन भी आ जाती है क्योंकि इंटरनेशनली कोई चीज़ जो चल रही है वो ऑब्वियस ही बात है, ये मान लिया जाता है कि वो अगर इंटरनेशनली स्टेबल है तो वो हमारे मार्केट में भी स्टेबलाइज होगी। वो स्पेशलाइज्ड चीज़ें हैं जो बाहर डेवलप्ड कंट्रीज में भी चल रही हैं, तो हमारी कंट्री में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं। बेनिफिट्स टू मल्टीनेशनल कंपनीज। अब देखिए बात जब पूरी इकोनॉमी को बेनिफिट की आ जाती है तो एमएनसी उसका एक बहुत छोटा एलिमेंट हो जाता है, मार्केट उसका एक छोटा एलिमेंट हो जाता है। तो जब हमने ओवरऑल ही बता दिया कि भाई पूरी इकोनॉमी को ही फायदा हो रहा है, तो एमएनसीज, मार्केट्स, इन सबको तो अल्टीमेटली जो है फायदा जो है वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो वो चीज़ें हैं। इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी, फिर से वही बात, क्रेडिबिलिटी की आपकी जो जो फेस वैल्यू है, जो आपकी लोगों का आपके अंदर जो विश्वास है वो बढ़ जाएगा। इन्वेस्टर्स बेनिफिट, वही बात है, इन्वेस्टर का बेनिफिट है। डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करके जितना पैसा कमाया जा सकता है वो डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं कमाया जा सकता, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज एक ऐसी कंट्रीज होती हैं जो अभी अपने पीक पर नहीं होती हैं, जो टोटली जो है अपना जो उनका जो ग्रोथ चार्ट होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करना बड़ा फायदे का सौदा होता है। जैसे चाइना जो है इंडिया में जो है इन्वेस्ट करता है, किसके थ्रू? प्रोडक्शन यूनिट्स लगाकर, इस तरह की चीज़ें करके। अमेरिका जो है, जो जैसे एप्पल है, उसने जो है अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो यहाँ पर एस्टैब्लिश करी है, सैमसंग ने करी है। इस तरह की जो चीज़ें हैं इनसे जो है वो है हमको बेनिफिट मिलता है, और उनको भी बेनिफिट मिलता है क्योंकि ग्रोथ जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में है। डेवलप्ड कंट्री अपने ऑलरेडी पीक पर पहुंच चुकी हैं, वो मेचोरिटी स्टेज पे हैं, वो उससे ऊपर नहीं जा सकती, वो या तो अब उससे नीचे आएंगी या फिर वो उसी लेवल पर आने वाले जो समय है उस पर मेंटेन रहेगी। जैसे यूएसए है, वो एक डेवलप्ड कंट्री है, वो उससे ज्यादा डेवलप नहीं हो सकती है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर जो ग्रोथ के एस्पेक्ट्स हैं, प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा है। तो इन्वेस्टर का बेनिफिट ऐसे जो डेवलपिंग कंट्रीज में है उनमें इन्वेस्ट करके है। बड़े नेशंस इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया अपने से छोटे नेशंस में इन्वेस्ट करता है। तो ये साइकिल जो है इन्वेस्टमेंट की ये चलती रहती है। स्पेशलाइजेशन टू इंटरनेशनल ऑडिटिंग फर्म्स, बिल्कुल सही बात है। जो बिग फोर्स हैं जिनको हम बोलते हैं, जो हमारी डिलॉयट है, पीडब्ल्यूसी है, ईएनवाई है, इस तरह की जो कंपनीज हैं, जो ये इनको स्पेशलाइजेशन मिलती है क्योंकि ये इंटरनेशनली जब अपना जो कंसल्टेंसी है वो प्रोवाइड कर पाएंगे तो ये इंडिविजुअल मार्केट्स को, ये अनएक्सप्लोर्ड मार्केट्स के अंदर रिसर्च कर पाएंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से जो इनकी स्पेशलाइजेशन है वो इम्प्रूव हो सकती है। बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग नेशन, फिर से वही पॉइंट आ गया है कि देखिए पैसा आएगा तो फायदा किसका है? फायदा सबका ही है। तो सब में कौन आता है? गवर्नमेंट भी आता है। गवर्नमेंट तो अल्टीमेटली रेगुलेटरी बॉडी है किसी भी नेशन की। अगर एफडीआई आ रहा है तो उसको रेगुलेट कौन करेगा? हमारी गवर्नमेंट करेगी इन कोलैबोरेशन विद हमारा आरबीआई। तो वो चीज़ें हैं। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतनी इनकम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा विया टैक्सेस। तो वो चीज़ें। अब आती हैं प्रॉब्लम्स की। अभी तो हमने देख लिया कि भाई हार्मोनाइजेशन कितनी अच्छी चीज़ है, गोल्डन ये एक सोने की चिड़िया है डेवलपिंग नेशंस के लिए, इस तरह की जो चीज़ें हमने पढ़ लिया। अब ये देखते हैं कि हार्मोनाइजेशन के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ सकती हैं, वो चीज़ें हम पढ़ते हैं। वाइडन द गैप बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। देखिए जो गैप है एक डेवलप्ड कंट्री का और एक डेवलपिंग कंट्रीज का, वो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये फिर से वही डिस्पैरिटी वाली जो बात है वो यहाँ पे की जा रही है। लेकिन ये सिर्फ ध्यान रखिएगा, वो जो बात पीछे हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने रिपोर्टिंग्स के मामले में कि जो प्रोटोकॉल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, उनके अंदर जो है डिफरेंस नहीं है, वेरियंस नहीं है। लेकिन यहाँ बात जो है मॉनेटरी टर्म्स की आ जाती है कि जो सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल गैप्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। नेशनल प्राइड की बात आ जाती है, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोविंशियलिज्म, फोकस इकोनॉमिक्स टू एक्सेप्ट दो स्टैंडर्ड व्हिच आर इन अकॉर्डेंस टू द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ देयर ओन कंट्री। जैसे नॉर्थ कोरिया की बात है, उसके अंदर अपना प्राइड, ईगो इतना है कि वो बाहर ना तो किसी को आने देता है ना कोई जाने देता है। तो वो चीज़ें हैं। और देखिए उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है,
है नहीं? तो बहुत बुरी है, इनफैक्ट मैं कहूँगा। वहाँ पे खाने को पैसा नहीं है लोगों को, वो चीज़ें हैं, उस तरह की चीज़ें हैं। तो नेशनल प्राइड जो है, कहने का यहाँ मतलब है कि जो एक आपकी जो खुद की मार्केट है, अगर आप यूँ समझेंगे कि भाई जो एक ये प्राइड होता है कि मेरी मार्केट को या मेरे घर को मेरे से अच्छा कौन जान सकता है, तो वो उस तरह की जो है चीज़ें हैं, वो भी हार्मोनाइजेशन के जो है प्रॉब्लम्स में ही काउंट होता है। लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ डेवलपिंग नेशंस, ये बात कहने का मतलब ये है कि कोई भी डेवलप्ड कंट्री जो है, जो उसके रिसोर्सेज होते हैं, वो डेवलपिंग कंट्री से, किसी भी डेवलपिंग कंट्री से सिग्निफिकेंटली ज्यादा होते हैं, चाहे वो मॉनेटरी रिसोर्सेज हो, चाहे वो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, कुछ भी हो। यूएसए की मैं बात करूं तो उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो इंडिया से मल्टीफोल्ड ज्यादा है। चाइना की बात करूं, इंडिया से मल्टीफोल्ड ज्यादा है। तो ये जो चीजें हैं, तो ये वाइस वर्सा हो जाती हैं कहाँ पर आके, डेवलपिंग कंट्रीज में। कोई फॉरेन इन्वेस्टर से आके अगर इंडिया को देखता है, तो हो सकता है वो किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स में इन्वेस्ट करना चाहता हो जो इंडिया में है ही नहीं। तो वो चीजें हैं जो है। अब जैसे इंडिया है, इंडिया के पास अपना अच्छा खासा डेजर्ट है, तो वहां पे अगर कोई सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंडिया में कोई ऐसी चीज के अंदर कोई इन्वेस्ट करना चाहे जो हमारे पास जो है जिसकी स्कैरेसिटी है रिसोर्स की, तो वो फिर जो है थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। वेरिंग लीगल एनवायरनमेंट, जो लीगल एनवायरनमेंट है वो हर कंट्रीज के इतने अलग हो सकते हैं। जैसे अब आप देखिए, अफगानिस्तान है, तालिबान है, पाकिस्तान है, और जो इनके जो बांग्लादेश हैं, इनके जो लीगल एनवायरनमेंट्स हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा अलग हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, वेरी करते हैं। जो अमेरिका के लीगल हैं वो काफ़ी अलग हैं। इनफैक्ट जैसे अब आप देखेंगे कि इंडिया में जब गाड़ी है, आपने हेलमेट नहीं लगाया तो आपका चालान कटता है, तो वो इमीडिएट कट जाता है। उसके अंदर आपको कहीं पे कोर्ट में नहीं जो है वो चीज़ें अभी हो रही हैं धीरे धीरे इम्प्लीमेंट पूरी तरह नहीं हुई है। बट लेकिन अमेरिका में, यूएस में अगर आप जैसे अगर आपका कोई हेलमेट का या कोई भी छोटे से छोटा अगर आपका ड्राइविंग से रिलेटेड चालान कटता है, तो आपको प्रॉपर जो है कोर्ट में जाके टेस्टिफाई करना पड़ता है कि हाँ भाई, मैंने जो है वो है मास्क नहीं लगाया या हेलमेट नहीं पहना था, मैं रैश ड्राइविंग कर रहा था, मैं ओवर स्पीडिंग कर रहा था, वो चीज़ें हैं। तो वहाँ जो है अलग अलग जो है लीगल एनवायरनमेंट्स हो सकते हैं। लीगैलिटी अपने क्रिमिनल लॉज की भी हो सकती है, लीगैलिटी अपने जो जुडिशरी है उन सब की हो सकती है, जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनकी हो सकती हैं। तो कुछ भी चीज़ें जो है वो लीगल एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। हार्मोनाइजेशन ऑफ लीगल सिस्टम इज द प्री रिक्विजिट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो वो चीज़ें, लैक ऑफ स्किल्ड अकाउंटेंट्स, किसी भी नेशन में जब तक स्किल्ड लेबर की मात्रा ज़्यादा नहीं होगी, तो वो कंट्री जो है उसके अंदर जो है हार्मोनाइजेशन लाना काफ़ी कठिन काम हो जाता है। क्योंकि देखिए, अगर आप में से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है या उस तरह के फील्ड से रिलेटेड है, तो वो देखेंगे कि बहुत सारी जो फर्म्स हैं उसके अंदर, जो सीए या कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पार्ट टाइम जो है अकाउंटेंसी सीखते हैं। तो मैं उनको जो है डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट मैं कहना चाहता हूँ कि उनको एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल ज़रूर हो सकता है, उनको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, टैली आ सकता है, बिजी आ सकता है, कुछ जो थोड़ी इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके अंदर सैप भी आ सकता है, बट विदाउट उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज, वो नॉलेज जो है प्रैक्टिकल, वो अधूरी रह जाती है। तो कल को इस तरह के जो हमारे अकाउंटेंट्स हैं, इनकी जब मात्रा बढ़ जाती है, तो हमारे को जो एक एक लॉजिकल चैलेंज है वो फेस करना पड़ता है। क्योंकि उनका जो इंटेलेक्ट है वो सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर है, उनको जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो उस मात्रा में कम है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूं, तो उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी खूब होता है और उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो वो वहाँ पे एक स्किल्ड अकाउंटेंट की बात हो सकती है। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो हमारी अनस्किल्ड जो है लेबर में भी आती हैं। तो वो चीज़ें हैं। तो हमारे पास जो स्किल्ड जब तक अकाउंटेंट्स नहीं होंगे, जिनके पास जो है लॉजिकली सोचने का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर के नहीं होंगे, तो ये प्रॉब्लम्स जो है हार्मोनाइजेशन में वो फेस करनी पड़ेगी हमको। अब आते हैं सजेशंस फॉर इंक्रीजिंग हार्मोनाइजेशन। हार्मोनाइजेशन को जो है इंप्रूव कैसे करें, इंक्रीज कैसे करें। तो ये कुछ है हमारी जो फैक्चुअल नॉलेज है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्जाम के पॉइंट तक जो ये है हार्मोनाइजेशन क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों किया जाता है, इंपॉर्टेंस क्या थी, और उसके जो चैलेंजेस हैं वो क्या थे, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअली आप मेरे ख्याल में समझ चुके होंगे कि हार्मोनाइजेशन क्या है। हमारे अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग के बीच में जो वेरिएंस का जो है मिनिमाइजेशन है, उसको हार्मोनाइजेशन भी बोलते हैं। तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद आते हैं रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइजरी ग्रुप। ये रिकमेंडेशन है, ये सारी जो है फैक्चुअल चीज़ें हैं। आप इनको एक बार अगर खुद से रीड करेंगे, तो आपका जो है एग्जाम के लिए जो है आप एक एडिशनल पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हैं। अदरवाइज जो प्राइमरी अगर मैं बात करूं, तो प्राइमरी जो है आपके लिए ये काम की चीज़ें नहीं।
ये आपकी सारी वही चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग कमेटी, IFAC। तो इट इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1976, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक बाय हेल्पिंग टू डेवलप अकाउंटिंग प्रोफेशन ग्लोबली। द कंट्रीज ऑफ IFAC कंसिस्ट ऑफ 15 नेशनल रिप्रेजेंटेटिव, 1 प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्रेसिडेंट एंड 2 वाइस प्रेसिडेंट। तो ये 15 में से एक, जो 2 और 4, तो 4 लोग तो ये प्रेसिडेंशियल कमेटी के ही होते हैं। ऑब्जेक्टिव है इनके टू हेल्प इन डेवलपिंग हाई क्वालिटी, फिर से वही चीज़ें हैं, टू हेल्प इन डेवलपिंग द फाइनेंशियल टेक्निक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड इट्स डेवलपमेंट, evaluate and training of accountants become mandatory, to help in continuous improvement in audit quality, helps in providing quality information to stakeholder, building trust, meeting of accountants every 5 year globally to help in developing regional institution। तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये आप एक बार ये इसके अंदर से ही जो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम किए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, आप इनको एक बार जो है कवर कीजिएगा। आंसर्स बहुत डायरेक्टली हैं, ऊपर के जो हमें स्लाइड्स शेयर करी जो हैं ऊपर, उसी के अंदर इनके सारे आंसर्स बहुत डायरेक्टली गिवन है। जैसे डिफाइन हार्मोनाइजेशन, तो ये 2 नंबर का जो है क्वेश्चन आ सकता है, ये आप ऊपर पढ़ेंगे तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। तो वही चीज़ें हैं ये सारी। तो हमारी जो यूनिट 2 है वो अब खत्म होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। हमारी जो यूनिट 3 है उसके अंदर भी हम जो कुछ रिपोर्ट्स हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की उसको कवर करेंगे, और ये उसका जो है अपना कंटेक्स्ट है जो हम आने वाले अपने लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर भी पसंद आएगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।